दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं अभी इस समय कि आत्मकारक और दूसरे चर कारक ग्रहों को लेकर। अब इसके बाद एक सवाल और खड़ा होता है, वो ये कि जब हम जेमिनी सिस्टम के अंदर देखते हैं तो वहां पर जो योगों का निर्माण होता है वो बेसिकली इन ग्रहों के आपस में संबंध करने से होता है, लेकिन वहां पे कारकांश कुंडली का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। अब जो डाउट खड़े होते हैं लोगों के मन में, उसको लेकर एक बार चर्चा कर लें आज। देखिए, सबसे पहली कंडीशन ये है कि केंद्र का स्वामी यदि कोई अशुभ ग्रह या फिर केंद्र का स्वामी यदि कोई क्रूर ग्रह होगा तो वो अपनी क्रूरता छोड़ देगा। लेकिन इस नियम को भी थोड़ा सा सोच समझ कर ही अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशंस के नियम है जो पराशर जी ने दिए हैं उसी को फॉलो किया जाता है। देखिए, पहला एक नियम यह है कि अगर किसी भी केंद्र का स्वामी कोई मैलेफिक प्लैनेट हो तो वो उस कंडीशन में ऑस्पिशियस बन जाएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी मुमकिन है जब वो ग्रह अपनी दूसरी राशि किसी त्रिकोण में रख दे, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये चीज क्यों यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कारकांश कुंडली बनेगी। कारकांश कुंडली के बनने के बाद हो सकता है कि वो ग्रह एक शुभ केंद्र का स्वामी हो जाए, लेकिन उसकी दूसरी राशि जो है वो त्रिक स्थान में आ जाए। ऐसे स्थिति में वहां पे जो योग बनेंगे वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाते। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। इफ लॉर्ड ऑफ एन एंगल और अ ट्राइन ओन्स साइमल्टेनियसली एन एविल हाउस, अगर कोई सा भी केंद्र या त्रिकोण का स्वामी अपने साथ साथ एक एविल हाउस यानी कि 6, 8 और 12 को भी लेकर चल पड़े तो वो अपने आप में पूरी तरीके से कोई राजयोग नहीं बना पाता। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि हमें लगेगा, मेष लगन की कुंडली का एग्जांपल दे रहा हूं। मेष लगन की कुंडली में मंगल और गुरु अगर आपस में संबंध बना दें तो उस स्थिति में क्या होता है, मंगल अष्टमेश भी हो जाता है और गुरु नवमेश के साथ साथ 12वें भाव का भी स्वामी हो जाता है। ऐसी स्थिति में मंगल एक केंद्र का स्वामी है और गुरु एक त्रिकोण 9 नंबर जो कि नवम भाव उसके स्वामी है, लेकिन उसके बाद भी ये युति कोई बहुत प्रबल राजयोग नहीं निर्मित कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि ऐसे कंडीशन में वो जो दोनों ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं एक एविल हाउस के लॉर्ड बन जाया करते हैं। ये कंडीशंस को इसलिए समझना आवश्यक है क्योंकि जब कभी भी हम राजयोग की बात करते हैं या कभी भी हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो हमें लगता है कि बस एक तरफ से कोई एक केंद्र का स्वामी है और दूसरी तरफ से कोई एक त्रिकोण का स्वामी और वो आपस में साथ बैठ गए हैं तो ये कोई बहुत बड़ा कुंडली ने राजयोग बना के दे दिया है। नहीं, ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि वो जो ग्रह होने चाहिए, चाहे वो नैसर्गिक शुभ हो या नैसर्गिक क्रूर पापी ग्रह ही क्यों ना हो, अगर उनकी एक भी हाउस लॉर्डशिप 6, 8 या 12 को ले लेती है तब उनके द्वारा बनने वाला जो राजयोग होगा वो थोड़ा सा कमजोर स्थिति का राजयोग होगा। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 3-4 दिनों के अंदर 5-6 लोगों से जो डिस्कशन हुए वो एक ही बात को लेकर थे कि हमारे कुंडलियों के अंदर जब हम इस तरीके से कारकांश घुमा के बनाते हैं तो कई सारे राजयोग देखने को मिल जाते हैं। जेमिनी के अंदर जब हम योगों की बात करते हैं तो वहां पे योग बेसिकली कारकों के आधार पर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आत्मकारक पंचम यानी कि पुत्र कारक के साथ संबंध कर ले, आत्मकारक अमात्य कारक के साथ संबंध कर ले, ऐसी स्थितियों में वहां पे किसी तरीके से योग का निर्माण होता है। अगर पराशरी योग को भी कभी यूज करना पड़ जाए तो उस स्थिति में आपको बिल्कुल इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि सिर्फ किसी एक केंद्र या सिर्फ किसी एक त्रिकोण के स्वामी से कोई चीज एक तरफा नहीं बनेगी। सिर्फ एक केंद्र या एक त्रिकोण का स्वामित्व ले सकने की क्षमता सूर्य या चंद्रमा के पास है। ठीक है, ऐसे स्थिति में मान लीजिए
कि मेष लगन की ही कुंडली लेते हैं फिर से। मेष लगन की कुंडली में सूर्य मंगल के साथ भी जुड़ जाए तो मंगल अष्टम के स्वामी होंगे, और यदि सूर्य गुरु के साथ भी जुड़ जाए तो गुरु जो है वो 12वें भाव के स्वामी होंगे। ऐसी स्थिति में यहां पे बनने वाले ये दोनों योग भी थोड़े से कमजोर ही माने जाएंगे। इसके बजाय अगर कुंडली के अंदर शुक्र का संबंध, ध्यान से समझिएगा, मेष लगन की कुंडली में यदि शुक्र का संबंध सूर्य से बन जाए तो वो केंद्र और त्रिकोण के पूरे स्वामित्व को पॉजिटिवली रिजल्ट करने की क्षमता दिखाएगा। यह जरूर है कि सूर्य से रिश्ता बनने के बाद कहीं ना कहीं शुक्र प्रभावित आवश्यक रूप से होगा। इसी तरीके से चंद्रमा जो कि चौथे भाव का स्वामी है वो, और सूर्य जो कि 5वें भाव का स्वामी है मेष लगन में, यदि वो युति बना ले तो अच्छी कंडीशन मानी जाएगी। वहां पे वो ठीक है कि वो एक अमावस्या का प्रभाव और चंद्रमा के ऊपर थोड़े से प्रभाव देखने को मिलेंगे, लेकिन जब हम योग की बात करेंगे तो योग में ये कंडीशन काम करेगी। वृषभ लगन के अंदर एग्जांपल देख लीजिए। वृषभ लगन के अंदर शनि और बुध की युति को सबसे प्रबल राजयोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि शनि अपने आप में केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी होकर योग कारक है, और बुध जो है वो पंचमेश है, साथ साथ सेकंड हाउस के लॉर्ड है। ऐसे स्थिति में दूसरे और 5वें भाव के स्वामी, जो इसमें कोई भी त्रिक स्थान नहीं है, वो यदि नवम और दशम के स्वामी से संबंध कर ले तो ये एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करेंगे। उसी की जगह यदि शनि का संबंध, जो कि एक त्रिकोण के स्वामी है, वो मंगल से बन जाए तो वो इतना प्रबल योग नहीं माना। मान लीजिए बुध का संबंध मंगल से बन जाए तो मंगल की एक राशि 12वें भाव में आएगी जो कि त्रिक भाव है, वहां पे वो जो योग बनेगा वो इतना प्रबल राजयोग नहीं बन पाएगा। इसी तरीके से सूर्य और शनि की युति को, सूर्य जो कि केंद्र के स्वामी बनते हैं वृषभ लगन में, उसकी शनि के साथ युति को पॉजिटिव माना गया। बुध के साथ सूर्य की युति हो जाए तो भी पॉजिटिव माना गया, जबकि शुक्र शनि, शुक्र बुध या शुक्र और सूर्य की युति को वृषभ लगन के लिहाज से इतना अच्छा नहीं कहा जाता, क्योंकि उस कंडीशन में शुक्र खुद छठे भाव का स्वामी हो जाता है जो कि एक त्रिक स्थान है। तो जब कभी भी कॉम्बिनेशंस को रीड कर रहे हैं, कारकांश के अंदर भी कर रहे हैं, नॉर्मल के चार्ट्स में भी रीड कर रहे हैं, तो वहां पे इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि अगर कोई योग बन रहा है तो योग बनाने वाला ग्रह 6, 8 या 12वें भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए। अब इससे दूसरा एक कंडीशन और है, अगर कोई ग्रह 6, 8 और 12 भाव का स्वामी है लेकिन वो 6, 8 और 12 भाव के स्वामी के साथ ही कोई युति संबंध बनाता है, ऐसे स्थिति में विपरीत राजयोग निर्मित होते हैं। जैसे कि मेष लगन की कुंडली में यदि मंगल और गुरु आपस में आके जुड़ जाएं तो उस स्थिति में एक है 8वें के स्वामी और एक है 12वें के स्वामी। 8 और 12 की तकलीफें देंगे और इसके बाद जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा विपरीत राजयोग की स्थितियां। इस कारण से जब हम अपने आत्मकारक ग्रह के साथ कंडीशंस को जोड़ेंगे तो वहां पर भी कारकांश कुंडली के अंदर इसी नियम को फॉलो करते हुए ही चीजों को जोड़ेंगे, क्योंकि कल जो है नवरात्रा सीरीज में लास्ट डे होगा, इसलिए ये कंडीशन, ये कंसेप्ट भी साथ साथ देते हुए चल रहा हूं। किसी एक चार्ट को पूरा ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि किस प्रकार के योग या राजयोग उन कुंडलियों के अंदर निर्मित हो रहे हैं और किस तरीके से जीवन के अंदर वो कारकांश जो कुंडलियां हैं वो व्यक्ति को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का अथक प्रयास करती नजर आती है। धन्यवाद।